Hello students, I am Dr. Manisha Mathur. Welcome to my e-tutorials. आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है डीएनए का स्ट्रक्चर जो वॉटसन एंड क्रिक ने समझाया था। आइए तो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू वॉटसन एंड क्रिक, डीएनए में दो स्ट्रैंड्स या धागे नुमा संरचनाएं होती हैं। दोनों संरचनाएं आपस में एक दूसरे के ऊपर ट्विस्टेड होती हैं, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। ये दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है, यानी कि डीएनए का जो डायमीटर होता है, वो 20 एंगस्ट्रॉम का होता है। दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में सीढ़ी नुमा या लैडर लाइक स्ट्रक्चर्स देखे जा सकते हैं, जो डीएनए के एक टर्न में 10 दिखाई देते हैं। ये है डीएनए का आधा टर्न और यहाँ पे आके डीएनए का होता है पूरा टर्न। अभी हम देखेंगे इस डीएनए में, अगर आप तो यहाँ पर छोटा सा खांच बनता है या एक नॉच डिप्रेशन सा बनता है। इस ग्रूव को कहते हैं माइनर ग्रूव, जबकि यहाँ पर हम देखेंगे एक बड़ा सा ग्रूव बनता है जिसको हम कहेंगे मेजर ग्रूव। तो अगर हमें डीएनए के एक टर्न को नापना है तो या तो हम माइनर ग्रूव से माइनर ग्रूव के डिस्टेंस को नापेंगे या फिर हम मेजर ग्रूव से मेजर ग्रूव के बीच के डिस्टेंस को एक टर्न कहेंगे डीएनए का। और इस एक टर्न में 10 नाइट्रोजन बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमें लैडर लाइक या सीढ़ी नुमा नज़र आते हैं। वॉटसन एंड क्रिक के अकॉर्डिंग एक टर्न डीएनए का 34 एंगस्ट्रॉम का होता है। और अगर हमने कहा कि एक टर्न में 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, तो 34 एंगस्ट्रॉम में अगर 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं तो दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा डिवाइडेड बाय 10, दैट इज़ 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो दो बेसिस के बीच का जो दूरी हो जाएगा दैट इज़ 3.4 एंगस्ट्रॉम। और जो डायमीटर है, जो चौड़ाई है स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए के, वो है 20 एंगस्ट्रॉम। अभी ये हो गए माइनर ग्रूव, ये हो गया मेजर ग्रूव। अगर इन स्ट्रैंड्स को हम खोलकर स्ट्रेट फॉर्म में, लीनियर फॉर्म में डीएनए को बताते हैं तो इस तरह से लैडर जैसा दिखाई देगा, जिसमें ये तो इसका एक हेलिक्स या स्ट्रैंड है, ये इसका दूसरा हेलिक्स या स्ट्रैंड है, और बीच में नाइट्रोजन बेस पेयर्स सीढ़ी जैसे या लैडर लाइक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। डीएनए में डायरेक्शनैलिटी होती है दोनों स्ट्रैंड्स में, यानी कि अगर डीएनए का एक स्ट्रैंड देखें, उसका डायरेक्शन 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड की तरफ डायरेक्शन होता है, तो दूसरा स्ट्रैंड का होगा 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ। तो दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के, वो अलग डायरेक्शन में होते हैं, होते एक दूसरे के पैरेलल या समानांतर होते हैं, लेकिन उनके डायरेक्शंस ऑपोजिट होते हैं। एक का डायरेक्शन इधर है तो दूसरे का डायरेक्शन इधर है, लेकिन वो पैरेलल है। और ऐसा जब होता है कि वो पैरेलल हैं, समानांतर हैं, लेकिन उनके डायरेक्शंस ऑपोजिट हैं, उनको हम कहते हैं एंटी पैरेलल। तो दोनों स्ट्रैंड्स डीएनए के एंटी पैरेलल होते हैं और इन्हीं स्ट्रैंड से नाइट्रोजन बेसिस बीच में अटैच्ड होते हैं। और डीएनए का स्ट्रैंड किन से बनता है, कौन से नाइट्रोजन बेसिस बीच में प्रेजेंट होते हैं, आइए हम इस डायग्राम में देखते हैं। तो डीएनए का जो स्ट्रैंड है, उसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये डीएनए का एक स्ट्रैंड है और ये डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड है। डीएनए के एक स्ट्रैंड में पेंटोज शुगर पाई जाती है। पेंटोज शुगर का मतलब है 5 कार्बन वाली शुगर, कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो पेंटोज शुगर पाई जाती है और हर शुगर के साथ एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल लगा हुआ होता है। इसी तरह से ये शुगर है, ये फॉस्फेट है, शुगर है, फॉस्फेट है, शुगर है, फॉस्फेट है। और ये जो फॉस्फेट है, यहाँ पर दिख रहा है क्लियरली कि ये फॉस्फेट बाहर की तरफ स्ट्रैंड में बाहर की तरफ निकला हुआ है, अटैच्ड है।
जबकि शुगर के अंदर की साइड अगर हम देखते हैं तो नाइट्रोजन बेसेस अटैच्ड हैं। अब कौन कौन से नाइट्रोजन बेसेस डीएनए के अंदर प्रेजेंट हैं? डीएनए के अंदर 4 नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थायमीन एंड साइटोसिन। अभी एडेनिन और ग्वानिन को कैटेगराइज किया है प्यूरिन्स के अंदर। प्यूरिन्स कहा जाता है एडेनिन एंड ग्वानिन को, जबकि थायमीन एंड साइटोसिन को पिरिमिडीन्स के अंदर रखा गया है। अब क्यों इनको पिरिमिडीन्स कहा गया है और क्यों इनको प्यूरिन्स कहा गया है? इसका रीज़न ये है कि जब हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये शुगर, फॉस्फेट और जो बेस है इसमें एक सिंगल रिंग आपको दिखाई दे रही है। यानी जब इस तरह की एक सिंगल रिंग प्रेजेंट होती है स्ट्रक्चर में, इस रिंग को हम प्यूरिन कहते हैं। जब प्यूरिन रिंग अटैच्ड होती है उसके स्ट्रक्चर में तो उसको हम प्यूरिन की कैटेगरी में रखेंगे। जैसा कि एडेनिन और ग्वानिन दोनों के स्ट्रक्चर्स अगर हम देखें तो उनमें प्यूरिन रिंग पाई जाती है, जबकि जब हम दूसरा थायमीन और साइटोसिन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उनमें डबल रिंग पाई जाती है इस तरह की, जिसको हम पिरिमिडीन कहते हैं। और जिसके अंदर भी ये पिरिमिडीन पाई जाती है रिंग, उनको हम पिरिमिडीन्स की कैटेगरी में रखते हैं। तो यहाँ पर जो 4 बेसेस हैं वो यहाँ पर पेयर बना के रहते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थायमीन, साइटोसिन। एक चीज़ और है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर हम देखेंगे हमेशा एडेनिन की पेयरिंग थायमीन से होती है और ग्वानिन की पेयरिंग हमेशा साइटोसिन से होती है। एडेनिन हमेशा डबल बॉन्ड से अटैच्ड होता है थायमीन के साथ और ग्वानिन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड से अटैच्ड होता है साइटोसिन के साथ। एडेनिन है प्यूरिन तो थायमीन है पिरिमिडीन, ग्वानिन है प्यूरिन तो साइटोसिन है पिरिमिडीन, साइटोसिन है पिरिमिडीन तो ग्वानिन है प्यूरिन। यानी कि ये क्लियर हो रहा है यहाँ पर कि जितने प्यूरिन्स हैं उनकी बॉन्डिंग पिरिमिडीन के साथ हो रही है और जो पिरिमिडीन्स हैं उनकी बॉन्डिंग प्यूरिन के साथ हो रही है। तो नंबर ऑफ प्यूरिन्स आर ऑलवेज equal to number of pyrimidines in a DNA, and this is what is called as Chargaff's rule। चारगॉफ नाम के साइंटिस्ट ने यही समझाया था कि एक डीएनए के अंदर जितने प्यूरिन्स होते हैं उतने ही पिरिमिडीन्स होते हैं। शुगर से ही बेसेस अटैच होते हैं, कभी भी फॉस्फेट के साथ बेसेस अटैच नहीं होते हैं। और जब शुगर के साथ ये बेस अटैच होता है तो सीधा बॉन्ड ना बना के वो एक एंगल पे अटैच होता है और वो एंगल होता है 36 डिग्री का। इसका रीज़न क्या है कि अगर वो स्ट्रेट अटैच होंगे तो वाटर मॉलिक्यूल डीएनए के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा, लेकिन अगर वो एक पर्टिकुलर एंगल पे होगा तो वाटर मॉलिक्यूल अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। अगर वाटर मॉलिक्यूल अंदर एंटर हो गया तो वो स्ट्रक्चर को डिसॉल्व कर देगा। तो पर्टिकुलर एंगल पे ही बेसेस अटैच होते हैं। अब डीएनए एक पॉलीमर है। डीएनए इज़ अ पॉलीमर। पॉली मतलब मैनी, यानी कि डीएनए एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट से मिलके बना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम स्टार्च की बात करते हैं तो एक स्टार्च के मॉलिक्यूल में 6000 ग्लूकोज की यूनिट्स होती हैं, यानी 6000 ग्लूकोज की यूनिट्स एक साथ मिलके जुड़ के आपस में एक स्टार्च का मॉलिक्यूल बनाता है। तो जो सबसे छोटी यूनिट है स्टार्च में वो हो गई ग्लूकोज, और 6000 ऐसी ग्लूकोज की यूनिट मिलके बन गया स्टार्च, जो कि एक पॉलीमर कहलाएगा। तो इसी तरह से डीएनए के अंदर शुगर, फॉस्फेट और एक नाइट्रोजन बेस, ये एक छोटी यूनिट बनाता है
जिसको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, यानी शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजन बेस, शुगर, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजन बेस मिलके न्यूक्लियोटाइड बनाता है। अगर हम देखें केवल शुगर एंड बेस को देखेंगे तो ये न्यूक्लियोसाइड कहलाता है, लेकिन इसमें जब फॉस्फेट ऐड हो जाएगा तो ये पूरा यूनिट न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। तो यहाँ पर ये इक्वेशन क्या बता रही है, शुगर प्लस फॉस्फेट प्लस नाइट्रोजन बेस, ये हो गया न्यूक्लियोटाइड। अगर सिर्फ शुगर एंड नाइट्रोजन बेस को देखते हैं तो ये हो जाता है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में अगर हम ये फॉस्फेट ऐड कर देंगे तो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। आइए अब हम देखते हैं कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर है उसकी स्टेबिलिटी कैसे मेंटेन रहती है, क्यों वो डिस्टॉर्ट नहीं होता है, क्यों वो डीनेचर या नहीं हो जाता है नॉर्मल कंडीशंस में। तो आइए देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए। डीएनए की स्टेबिलिटी कैसे मेंटेन रहती है, तो हम देखते हैं कि डीएनए के अंदर 4 तरह के बॉन्ड्स या फोर्सेस होते हैं जो डीएनए की स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखते हैं। वो कौन से फोर्स होते हैं, आइए हम देखते हैं। पहला फोर्स है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड डीएनए में कहाँ होते हैं, यहाँ पर शुगर के साथ हम देख रहे हैं 80 बेस पेयर्स अटैच्ड है, यानी एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड दिख रहा है। यहाँ पर ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है। तो ये जो बेसिस के बीच में आपस में जो बॉन्ड्स हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। तो नंबर 1 हो गए हाइड्रोजन बॉन्ड्स विच आर बिटवीन नाइट्रोजन बेस पेयर्स, विच आर बिटवीन नाइट्रोजन बेसिस। द अदर टाइप ऑफ बॉन्ड इज हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन। ये तो बेसिस में आपस में बीच में बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड। एक पेयर बेस का ये है और एक पेयर बेस का ये है, इनमें भी आपस में कुछ इंट्रैक्शन होता है और उस इंट्रैक्शन को कहते हैं हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन। तो दूसरा फोर्स हो गया हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन जो कि बेस पेयर्स के बीच में है, और हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो कि विद इन द बेसिस है। तीसरा बॉन्ड है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स। शुगर और फॉस्फेट के बीच में, ये फॉस्फेट है, ये फॉस्फेट है, ये फॉस्फेट है। शुगर और फॉस्फेट के बीच में जो ये बॉन्ड्स हैं ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहलाते हैं। और चौथा बॉन्ड है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो कि शुगर और बेस के बीच में बॉन्ड है। तो ये शुगर और बेस के बीच में तो हो गया ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, 2 बेस के बीच में हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 बेस पेयर्स के बीच में हो गया हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, और शुगर और फॉस्फेट के बीच में हो गया फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और ये चारों बॉन्ड्स डीएनए के स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करके रखते हैं। एक और मैंने जो आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया था कि डीएनए में शुगर के साथ जो बेसिस अटैच होते हैं वो स्ट्रेट बॉन्ड से नहीं होते हैं, वो एक पर्टिकुलर एंगल 36 डिग्री का बनाकर उस पर अटैच होते हैं। तो उसका रीज़न भी ये है कि अगर वो स्ट्रेट होंगे तो वाटर मॉलिक्यूल बीच में आराम से पेनिट्रेट होगा और स्ट्रक्चर को डिसॉल्व कर देगा। तो इसलिए वो एक पर्टिकुलर एंगल पे अटैच होते हैं जिससे कि वाटर मॉलिक्यूल उसके अंदर नहीं एंटर हो पाता और डीएनए स्टेबल रहता है। तो 4 बॉन्ड्स प्लस attachment of bases at an angle of 36 degree both are responsible for the stability of the DNA. So student, this is all about the structure of DNA which was proposed by Watson and Crick. I hope you understood my lecture very well. Thank you.